अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारे नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम और लोकेशन ऑफ एक्सिस। इन टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टॉपिक्स में दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं हमारे पास जो कि पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग में अक्सर आती हैं। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैं हूं सैयद रबीत बिन आजम, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम वी ट्यूशंस। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा लोकेशन ऑफ एक्सिस और एंगुलर मोमेंटम। तो पहले लोकेशन ऑफ एक्सिस देखते हैं कि होता क्या है। If a body is in equilibrium, then if movement of forces is zero at a given point। अच्छा, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, मूवमेंट का मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मूवमेंट कोई नई चीज नहीं है, टॉर्क को ही मूवमेंट कहते हैं। अगर टॉर्क ऑफ फोर्सेस जो है वो जीरो होगा एट एनी गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट पे, तो इट मस्ट बी जीरो एट एनी अदर पॉइंट। तो किसी और पॉइंट पे भी वो जीरो ही होना चाहिए अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है। मतलब अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है और हमने किसी भी पॉइंट पे उसकी जो फोर्सेस हैं उसका टॉर्क हमने कैलकुलेट किया और वो जीरो आया, तो ये बात अंडरस्टूड है कि किसी भी दूसरे पॉइंट पे भी अगर हम चेक करेंगे तो भी जीरो आना चाहिए। इसका मतलब है द पोजीशन ऑफ एक्सिस इज आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब है कि वो फ्री है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ एक्सिस। तो एक्सिस पे किसी भी लोकेशन पे लाई कर रही हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है उससे, मतलब उससे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक हमारे पास पैग है और ये दूसरा ट्रायंगुलर शेप के दो पैग्स हैं हमारे पास, और इन दोनों पैग्स के ऊपर एक ये वुडन बार रखी गई है। अच्छा, ये जब वुडन बार इन दोनों के ऊपर रखी गई है तो इस पे अभी ये हमारा पूरा सिस्टम है, तो इस सिस्टम पे कितनी फोर्सेस और कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही होंगी। एक तो ये पैग जो है वुडन बार पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, कुछ इस तरह। इसको हमने नाम दे दिया F1 का। और ये दूसरा पैग बिल्कुल सिमिलर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, इसको हमने नाम दे दिया F2 का। और इस बार का भी कुछ वेट होगा जो कि डाउनवर्ड्स अप्लाई हो रहा होगा, तो इसको हमने नाम दे दिया W का। और ये O शो कर रहा है ओरिजिन या सेंटर ऑफ बार को। अच्छा, ये जो फोर्सेस हैं जो अप्लाई हो रही हैं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दे दिया L का। L यहाँ जस्ट लेंथ को शो कर रहा है। और जब ये बार को हम इस तरह बीच से, मतलब इसका सेंटर पॉइंट लें और F1 से, फोर्स 1 से इसके सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस लें, तो ये बेसिकली इस L का, ये जो ऊपर वाला हमने डिस्टेंस लिया था, इसका हाफ बन रहा है। तो हम इसका नाम L/2 दे देंगे, मतलब L का हाफ। इसका नाम हमने L/2 दे दिया। अच्छा, यहाँ हमने एक पॉइंट कंसीडर किया जो कि इस फोर्स के, ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसका और इस पैक के पॉइंट का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। इसको हमने कंसीडर किया, इसको हमने नाम दे दिया P का। और फिर इस P से जो इस बार का या ओरिजिन पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दे दिया X का। जस्ट ये हम अपने डिस्टेंस, हम ये जो काम कर रहे हैं सारा ये इसलिए कर रहे हैं कि छोटे छोटे डिस्टेंसेस को हम डिवाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि उनको अलग अलग स्टडी करके पूरा एनालाइज किया जा सके। और ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में जो नीचे आ रही है, या इस तरह भी कह लें कि ये जो पैक का सेंटर है, पैक के सेंटर से अगेन इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम नाम दे देंगे। ये जो डिस्टेंस पूरा बन रहा है इसको हम क्या नाम देना चाहिए हमें। अगर आप यहाँ गौर करें कि L/2 था ये पूरा डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये X था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये डिस्टेंस आ रहा है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं L/2 माइनस एक्स, मतलब पूरे L/2 में से जब ये X का पार्ट माइनस हुआ तो इसका डिस्टेंस निकला, तो हमने इसको नाम दे दिया L/2 माइनस एक्स। तो ये हमारी फाइनल डायग्राम बन गई। ये इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि डेरिवेशन से पहले आपको ये ग्राफ टाइप का और इस तरह का बनाना पड़ेगा।
तो इसको अच्छी तरह से समझ लें, और अगर आपने ये समझ लिया तो आधी से ज्यादा डेरिवेशन तो वैसी हो जाती, क्योंकि डेरिवेशन में जस्ट इन्हीं स्टेप्स को, जो मैंने स्टेप्स यहाँ करके दिखाए हैं, इन्हीं को जस्ट वर्डिंग्स में लिखा होता है और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है। यहाँ हमारी यही डायग्राम आ गई जो हमने स्टार्ट में कंसीडरेशंस की थी, वो सब लिखी हुई है। पहले कंसीडर यूनिफॉर्म बार रेस्टिंग ऑन टू पेग्स एट इट्स एंड। लेंथ ऑफ रॉड को हमने नाम दिया था एल का, वेट था इसका डब्ल्यू, और फोर्सेस जो पेग्स इस पे लगा रहे थे वो F1 और F2 थी। ये हमने कंसीडरेशन की थी। अब हम इस पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि जो सम ऑफ फोर्सेस हैं वो किसी भी सिस्टम पे वो जीरो होनी चाहिए, सम ऑफ फोर्सेस जीरो होनी चाहिए। तो अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें तो एक्स एक्सिस पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं हमारे पास एक्स एक्सिस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो ये जीरो ही है ऑलरेडी। अब हम वाई एक्सिस पे देखते हैं, हमारे पास जितनी भी फोर्स लग रही है वो वाई एक्सिस में लग रही है, या तो मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर हम देखें F1, मतलब ये जो F वाई एक्सिस पे फोर्सेस हम इनका सम कर रहे हैं इस स्टेप में ना, तो F1 F2 इन दोनों का सम किया, और माइनस डब्ल्यू, या माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, आपको पता है डाउनवर्ड्स वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, तो माइनस डब्ल्यू ले लिया हमने, और ये जीरो के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें यही कहती है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि जो टोटल टॉर्क होगा आपके सिस्टम का वो इक्वल होना चाहिए जीरो के। तो हम अब टोटल टॉर्क निकाल रहे हैं, ये किस तरह निकालेंगे? अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला, सॉरी, मोमेंटम, टोटल जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m/v। लेकिन और टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ होगा हमारे पास F/d। F/d का मतलब है F फॉर फोर्स और D फॉर डिस्टेंस। तो यहाँ हमारे पास फोर्सेस अगर देखें कौन कौन सी हैं, अगेन F1 F2 और W। तो F1 अगर हम लेंगे, F1 ये फोर्स लेंगे, तो इसके साथ जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है बार के सेंटर तक का, वो आ रहा है L/2। तो ये ये मोमेंटम, हम सिर्फ इस कंपोनेंट का मोमेंटम अगर निकालें तो F1 इंटू L/2 हो जाएगा। सिमिलरली हमने ये F2 का वो निकाला है मोमेंटम, इधर भी हमने L/2 ही लिया, और फिर W का निकाला है W इंटू जीरो, क्योंकि यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। अच्छा, यहाँ हमारे पास कैसे आया ये F1 माइनस F2? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यहाँ F1 और F2 आपस में कॉमन निकल गए, तो यहाँ हमारे पास L/2 बचना चाहिए, लेकिन उन दोनों को हमने इक्वल टू के दूसरी साइड पे भेज दिया, तो 2 भी जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो आ गया, और L भी जीरो से डिवाइड होके जीरो ही आ गया। तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन यहाँ आई वो है F1 माइनस F2। इसी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, नाउ कंसीडर मूवमेंट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू P। अब इस पॉइंट को स्टडी करेंगे, इस पार्ट को थोड़ा, यहाँ के मूवमेंट को स्टडी करेंगे या टॉर्क को। सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, यहाँ जितनी भी तीन फोर्सेस लग रही हैं उनका सम होगा F1। F1 यहाँ अप्लाई हो रही है, और इसके बाद जो डिस्टेंस था यहाँ हमारे पास क्या है, अगर आप इस पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं तो L/2 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस लग गया। और F2 से अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा L/2 प्लस एक्स, मतलब ये डिस्टेंस भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर मतलब इसी पूरे पार्ट को अगर हम यहाँ रेप्लिकेट करते हैं तो इस तरह से इसको कंसीडर किया गया। और ये माइनस की साइन अगेन इसीलिए है क्योंकि ये पूरा पार्ट वहां रेप्लिकेट हुआ है, मतलब ऑपोजिट गया है, तो माइनस की साइन जैसे यहाँ पे भी लगी थी, ये देखें इस स्टेप में। और प्लस W इंटू एक्स, डब्ल्यू के साथ जो ये हमारा डिस्टेंस था x, इसको हमने लिया। तो ये तीन हमारे पास टॉर्क्स आ गए हैं, इन तीनों का हम सम करेंगे जो कि जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ हमने इस स्टेप में क्या किया, सिंपली इनको मल्टीप्लाई किया। F1 L/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो L/2 F1 आ गया, ये F1 x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। सिंपल इसी तरह मैथमेटिकली मल्टीप्लाई किया, कोई मुश्किल चीज नहीं की।
अच्छा, इस स्टेप में हमने क्या किया है कि ये जो x वाले पार्ट है इनको अलग से अरेंज किया है और f1 f2 इनको अलग से यहाँ अरेंज किया, जस्ट इस स्टेप में हमने अरेंज किया है इनको। नेक्स्ट स्टेप में हमने f1 माइनस f2 यहाँ आया, यहाँ असल में हमने l/2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास f1 माइनस f2 बचा, और यहाँ से हमने x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास f1 माइनस f2 माइनस w बचा। तो हम ये दोनों चीजों का तो पहले ही वैल्यूज निकाल चुके हैं। यहाँ हम देख सकते हैं f1 प्लस f2 माइनस w बराबर था हमारे पास 0 के, और यहाँ पे हमारे पास f1 माइनस f2 बराबर है 0 के। अच्छा, यहाँ हमने जब कॉमन लिया, माइनस एक्स कॉमन लिया था हमने, तो इस स्टेप पे जरा गौर करिएगा। यहाँ माइनस एक्स जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास ये साइन पॉजिटिव हो गई, इस साइन को भी पॉजिटिव होना था, तो इस साइन को हम पॉजिटिव कर देते हैं। और बाकी ये साइन नेगेटिव हो गई हमारे पास। ये साइन हमारे पास नेगेटिव हो गई। अच्छा, यहाँ हमारे पास था पहले से कि ये दोनों जो फैक्टर्स हैं जो हमारे पास यहाँ आ रहे हैं वो 0 के बराबर है। तो जब ये दोनों 0 के बराबर हैं तो हमारी फाइनल इसकी जो वैल्यू आई समेशन ऑफ टॉर्क्स की वो आई 0 के बराबर, और हमें यही वैल्यू चाहिए थी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया दोनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को एक्सिस ऑफ लोकेशन की मदद से। ये अक्सर डेरिवेशन आती है और बहुत इजी डेरिवेशन है, जस्ट हमने अगर इसकी डायग्राम बना ली सीख के समझ के तो ये स्टेप्स तो बहुत इजी हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम का। अच्छा, इसका पहले भी पढ़ाया था और ये एग्जाम्पल भी आपको प्रीवियस लेक्चर में दी थी एंगुलर वेलोसिटी के टाइम पे। तो एंगुलर वेलोसिटी जब हम पढ़ा रहे थे, क्योंकि मोमेंटम भी बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी के, तो एंगुलर वेलोसिटी जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने ये देखा था कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह वेलोसिटी दी और वो एक एंगल में स्पीड में मूव कर रहा है, उसका एंगुलर मोशन हो। तो मोमेंटम भी सिमिलर ही है। मोमेंटम आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया जब एंगुलर मोमेंटम, तो उसी पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी देर तक इस तरह रोटेट करेगा। जिस तरह हम इस केस में देख रहे हैं कि स्पिनिंग टॉप है, ये कितनी देर तक ऐसे स्पिन करेगा, वो डिपेंड करता है कि आप उसे कितना मोमेंटम देते हैं। मोमेंटम का यूनिट होता है जूल्स सेकंड। अच्छा, ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ ऐड की है। इसकी वजह यह है क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट डेरिवेशन आ रही है उससे बहुत रिलेट करती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्नोकर है, अगर आप लोगों ने स्नोकर खेला हो या उसकी कोई गेम देखी हो तो अक्सर इसमें ये होता है कि हमें एंगल्स की मदद से शॉट्स लेने होते हैं अपने, जो हम बॉल को स्टिक से हिट करते हैं। तो अच्छा, एक तो हिट करते हैं तो हमें एंगल्स की मदद से शॉट्स लेने होते हैं, पॉट करनी होती है बॉल। दूसरा एक और चीज होती है कि हमें स्पीड का भी बहुत ख्याल रखना होता है कि किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से बॉल जाके हिट करेगी। तो वो जो बेसिकली हम स्पीड का ख्याल रखते हैं, स्लो हिट करते हैं, कभी ज्यादा स्पीड में फास्ट हिट करते हैं, वो बेसिकली इसका मोमेंटम ही होता है, हम उसे मोमेंटम ही दे रहे होते हैं। तो मोमेंटम पे ही डिपेंड करता है। तो क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये जो एग्जांपल है बहुत रेलेवेंट है। अगर आप इसको देखें तो ये मोमेंटम यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मोमेंटम देना चाहिए इस बॉल को, और ये जब इन्होंने हिट किया तो ये बेसिकली इन्होंने मोमेंटम ही दिया है बॉल को। अच्छा, यहाँ हम डेरिवेशंस की शुरू करने वाले हैं, और उससे पहले कुछ हमारी कंसीडरेशंस हैं। पी को हमने लीनियर मोमेंटम, जो एक लाइन में मोमेंटम होता है, वो कंसीडर किया। और यहाँ हमारे पास ये जो एल है, एल से हमने शो किया ये है एंगुलर मोमेंटम। अगेन एंगुलर मोमेंटम है ये, इसको ठीक कर लेते हैं पहले। एंगुलर मोमेंटम बहुत इजी है इसकी ये ग्राफ बनाना भी। अच्छा, सबसे पहले आप देखें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमने कंसीडर किए, और यहाँ एक्स वाई जेड लिख दिया, ये हमारा ओरिजिन आ गया।
ये एक पार्टिकल है, समझ लें कोई भी पार्टिकल हो सकता है। जिस तरह लास्ट एग्जांपल मैंने दी थी, उधर पार्टिकल क्या था, हमारे पास बॉल थी, स्नूकर की बॉल। इसका कुछ मास होगा जिसको हमने m से डिनोट कर दिया। अब ये एक पोजीशन वेक्टर है जो उस पे एक्ट करेगा, जिस तरह वहां लास्ट उसमें एग्जांपल में हमारे पास स्टिक थी, स्नूकर स्टिक जो होती है, इसको हमने नाम दे दिया, डिनोट कर दिया हमने r से, और ये इसकी एक्सटेंडेड लाइन बनी इसी वेक्टर की। ये इसका एंगुलर मोमेंटम लेट से बना, जो कि हमने नाम दिया L, और ये इसका लीनियर मोमेंटम जिसको हमने डिनोट किया P से, और ये इसका एंगल बना। एंगल इसका ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी डायरेक्शन से जो इसकी लीनियर वो बनी है, लीनियर जो इसका मोशन या लीनियर मोमेंटम बना है, उसकी डायरेक्शन, उन दोनों की डायरेक्शन का जो एंगल निकलेगा उसको हम कंसीडर करेंगे इस डेरिवेशन में। ये जो हमारा पार्टिकल था, इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से हम नीचे एक इंटरसेप्ट हमने गिराया और इसको बिल्कुल इस लाइन से जोड़ा, एक्स एक्सिस, और ये जो जिस पॉइंट पे जुड़ रही है ना तीनों इस तरह से, क्योंकि आपकी बुक में भी इस तरह दिया हुआ है, ये हमारे पास वही डायग्राम आ गई। अब हम अपनी डेरिवेशन शुरू करने वाले हैं। यहाँ हमने क्या कंसीडरेशंस की थी कि हमारे पास ये पार्टिकल है जिसका कुछ मास है जो कि m से डिनोट होगा। उसके बाद r हमारा पोजीशन वेक्टर है, जो मैंने यहाँ साइड में भी लिखी हुई थी चीजें वही सब है। p लीनियर मोमेंटम है, l एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ r एंड p, मतलब पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का प्रोडक्ट होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, l इक्वल्स टू r इंटू p। अच्छा, p की जगह हम mv भी लगा सकते हैं, क्योंकि p इक्वल होता है mv का, हमें पता है, लीनियर मोमेंटम। अच्छा, इसको हम रीराइट कर सकते हैं, रीअरेंज करके लिख सकते हैं mvr करके, mvr करके लिख दिया हमने। अच्छा, क्योंकि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो इटसेल्फ अ वेक्टर है, जो इसका आंसर आएगा वो भी वेक्टर ही आएगा, तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी ना, मतलब। तो इसकी डायरेक्शन जो हम देंगे वो जस्ट साइन थीटा, साइन का फंक्शन लगा देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है तो मैंने भी यहाँ ऐड किया है। ये इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन निकालें या फिर रिलेशन निकालें विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये सर्कुलर मोशन का भी एक पार्ट ऐड किया हुआ है। इसमें है क्या, सिंपली ये जो हमारे पास ऊपर रिलेशन आई है, तो इसमें जो आर और पी आ रहा है, ये जो रिलेशन थी हमारे पास, इसमें जो आर और पी आ रहा है, ये अगर परपेंडिकुलर होंगे तो हमारा मोशन सर्कुलर होगा। मतलब आर पी साइन थीटा के फॉर्मूले में हमने थीटा की वैल्यू 90 ले ली, आर और पी को परपेंडिकुलर कर दिया, हमारा मोशन सर्कुलर होगा, क्योंकि साइन 90 बराबर होता है 1 के। अच्छा, एक्स वाई जेड जो है उनको हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं आर के, और पी एक्स पी वाई एंड पी जेड कॉम्पोनेंट्स हैं पी के। तो हम इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं कुछ इस तरह, इस इक्वेशन को आर की जगह हमने आर के कंपोनेंट्स लगा दिए, एक्स आई वाई जे जेड के ऐड करके। सिमिलरली पी के कंपोनेंट्स लगा दिए, पी एक्स आई पी वाई जे पी पी जेड के। यहाँ आई जे के आपको पता है यूनिट वेक्टर्स हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अच्छा यहाँ ये पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आया है ये स्टेप, लेकिन आपकी बुक में भी इसकी कैलकुलेशन नहीं है। इसको जस्ट आपको याद करना है। इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि जब हम इन पार्ट्स को कर रहे हैं, आई के पार्ट्स को कर रहे हैं, तो आप अगर यहाँ गौर करें कि आई का जो पार्ट है यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, लेकिन जो इसका कंपोनेंट लिखा जाएगा ना, वहां कहीं पे भी एक्स नहीं आएगा, सिर्फ वाई और जेड आएगा। तो वाई और जेड, हम जब इसका कंपोनेंट लिखेंगे तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, क्योंकि यहाँ ऊपर एक्स था तो नीचे इसके साथ एक्स नहीं आएगा, वाई और जेड आएगा। और ये लिखना भी बहुत ईजी है, पहले हमने वाई पी जेड किया, फिर ये जेड ऊपर आ गया तो जेड पी वाई हो गया, बीच में माइनस की साइन। सिमिलर काम हमने यहाँ किया, यहाँ ऊपर देखें तो जे के साथ वाई
यहाँ पे भी y है, तो यहाँ इसके साथ नीचे y नहीं आएगा, z और x आएगा, तो zpx माइनस xpz हो गया। सिमिलर काम यहाँ हुआ है, k के साथ z था तो हमारे पास x और y आएगा, तो xpy माइनस ypx, सिंपली इस तरह हो जाएगी। तो ये हमारी एक रिलेशन बन गई एंगुलर मोमेंटम की। अच्छा, इसको हम रीराइट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में ना, इस इक्वेशन को। वो किस तरह करेंगे? डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको पहले भी समझाया था किस तरह रीराइट करते हैं। सबसे पहले तो ये यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे आई जे के, उसके बाद कंपोनेंट्स आएंगे जो ये वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एंड जेड, उसके बाद ये कंपोनेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, इसके कंपोनेंट्स पी के। पहले हमारे पास आए आर के कंपोनेंट्स जो कि थे एक्स वाई जेड, और फिर पी के कंपोनेंट्स आ गए पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो ये हमारी डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई इसी इक्वेशन की। अच्छा, इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या बनेंगे? तो हमारी जो इक्वेशन बनी थी अगर उसको देखें, तो हमारी इक्वेशन ये बनी थी। स्केलर कंपोनेंट्स अक्सर पूछ लेते हैं, वैसे बहुत दफा ऐसा होता है कि नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ जो लास्ट रिलेशन या डिटर्मिनेंट फॉर्म हमने निकाली थी वहीं तक सवाल पूछा जाता है। लेकिन अगर इन केस पूछ लिया जाता है तो आपको हर साइड से सेव करने के लिए सारी चीजें यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर हम इसका स्केलर कंपोनेंट निकालें तो हमारे पास ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में अगर हम ये पार्ट कंसीडर करें आई वाला, तो ये हमारा बन जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट, इस एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम का, ये एल एक्स से डिनोट कर लेंगे हम इसके एक्स कंपोनेंट को। जे वाले पार्ट को हम एल वाई से डिनोट कर लेंगे, वाई कंपोनेंट है हमारा, और ये हमारा जेड कंपोनेंट हो गया। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह? सिंपली हम इसको लिख देंगे द स्केलर कंपोनेंट्स आर एल एक्स जो कि ये पार्ट है, ये लिख दिया हमने, एल वाई जो ये सर्किल सर्किल के अंदर पार्ट है सिर्फ, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और सिमिलरली एल जेड जो इस सर्किल के अंदर है। अच्छा, ये लिखते हुए आपको जब आप पेपर में करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था। वैसे नोट्स जब मैं बनाऊंगा तो ये सब ऑलरेडी हटा ही दूंगा, तो हमारे नोट जरूर देखिएगा। और उम्मीद है ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके वहां पूछ सकते हैं। और हमारे नोट्स और ये प्रेजेंटेशन और इसके अलावा इस लेक्चर का क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट www.vtuitions.com पे जाके फ्री साइन अप कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं और अपनी पेपर की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा।